Hello to all. In my previous video, we have discussed about the development स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो हमने इन्फेंसी के बारे में पढ़ लिया था, शैशवावस्था जो कि 0 से 2 ईयर्स थी. फिर उसके बाद हमने चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा, जो कि चाइल्डहुड जो होती है वो आपकी टोटल जो होती है वो आपकी 3 to 12 तक होती है. लेकिन इसको चाइल्डहुड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डेट इज प्री चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था. प्री चाइल्डहुड यानी जो कि आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है वो आपकी 3 से 6 साल होती है. फिर उसके बाद जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो आपकी 7 से 12 साल होती है. ठीक है, तो अब हमने प्री चाइल्डहुड के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, पोस्ट चाइल्डहुड के बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि इन स्टेजेस में बच्चा क्या क्या चीजें करता है. ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चा क्या क्या चीजें करता है. बट मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चा क्या क्या चीजें करता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चे का ईगो सेंट्रिज्म खत्म हो जाता है, बच्चा का सेल्फ सेंटर्ड खत्म हो जाता है. ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड ईगो सेंट्रिज्म बच्चे का खत्म हो जाता है. ठीक है, बच्चा अहम केंद्रित जो होता है, जो उसका फीचर होता है वो खत्म हो जाता है. और बच्चा जो होता है ना वो ना दूसरों की हेल्प करना शुरू कर देता है, शेयरिंग करना शुरू कर देता है दूसरों के साथ. ठीक है, और फिर और क्या होता है कि इस स्टेज में ना बच्चा ना क्या बोलते हैं, बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करने लग जाता है. ठीक है, बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करने लग जाता है, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस पुट अप करता था, जो आपकी प्रीवियस जो उसके प्रीवियस स्टेज थी कि बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करता था, जिसे इंट्यूटिव थॉट्स कहते थे, अंतः प्रज्ञात्मक विचार कहते थे. अब इस स्टेज में वो जो इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं लॉजिकल थिंकिंग में. अब बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है. ठीक है, पहले अब तर्क वितर्क कैसे करना शुरू कर देता है कि भैया ये पंखा क्यों चलता है, तो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग इसके बीच में तर्क वितर्क करने लग जाता है कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो यानी कि वो जो भी चीज अब वो लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेकिन उन चीजों के बारे में जो अपने एटमॉस्फेयर अपने इन्वायरमेंट में देखता है. ठीक है, तो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, अबाउट उन चीजों के बारे में जो बच्चा अपने आसपास देखता है, दैट इज कॉन्क्रीट थिंग्स. ठीक है, कॉन्क्रीट थिंग्स को हम कह सकते हैं रियल थिंग्स या रियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि इन्हें हिंदी में कहते हैं मूर्त वस्तुएं. ठीक है, मूर्त वस्तुएं वो चीजें होती हैं जो बच्चा अपने एटमॉस्फेयर में देख सकता है. ठीक है, उनके बारे में ही बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है. ठीक है, यानी कि अगर अब इस स्टेज में ना बच्चा जो होता है, इसलिए टीचर्स को बोला जाता है कि इस स्टेज में बच्चा जो करिकुलम हो ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो. कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक्टिविटीज का सहारा लिया जाए, मेथड्स का सहारा लिया जाए. ठीक है, ताकि बच्चे को कंसेप्ट समझ में आए, बच्चा उस चीज को खुद करके लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद करके सीखे. क्योंकि जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझेगा उस चीज को कि वो लिखा क्या है. ठीक है, तो वो चीज इसलिए बोला जाता है, और इसलिए बोला जाता है कि इस स्टेज में बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दो, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दो, बच्चे को खुद करके सीखने दो. ठीक है, इसलिए इस स्टेज में जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड जर्मिनेशन का अगर टीचर कॉन्सेप्ट करवा रही है, टॉपिक करवा रही है, तो टीचर बच्चों को बोले, इंस्ट्रक्शंस दे कि भाई आप जो है ये जो प्रोसेस है ये आप करके लेकर आएंगे, करेंगे घर में, खुद ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, कि आप जो सीड में पानी भिगो के रखेंगे. ठीक है, और उसको किसी क्लोथ से, सूती जो कपड़ा होगा उससे ढकेंगे. ठीक है, उसे ओवरनाइट रखेंगे और देखेंगे उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं. अगले दिन आके आप सब लेकर आएंगे ताकि हम देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या चेंज आया है. ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आप टीचर ये बोल देती कि ऐसा होता था, सीड जर्मिनेशन करोगे कि प्रोसेस में आप सीड ऐसे करोगे फिर वो अंकुरित रहेंगे, तो बच्चा वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं ले पाता. अब टीचर ने वो खुद करके करने को बोला बच्चे को, तो यानी बच्चा खुद करके उसे क्या करेगा, सीखेगा. लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके बच्चा क्या करेगा, सीखेगा. तो जब बच्चा करके सीखेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसमें समझ क्रिएट होगी कि ये भैया ऐसा कैसे हुआ, उसने खुद देखा उस चीज को. ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और बच्चा जो लिखा होगा ना उसे अच्छे से समझ पाएगा, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने वो देख के सीख लिया है. ठीक है, तो वही चीज कहा जाता है कि इस स्टेज में बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग होती है. बच्चा कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग उन चीजों के बारे में कर पाता है जो बच्चा अपने एटमॉस्फेयर में देखता है. इसलिए बोला जाए इस स्टेज में बच्चे को जो टॉपिक्स दिए जाते हैं कि भैया ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, रिपब्लिक डे के ऊपर, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, माई स्कूल माई फैमिली के ऊपर. ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर दिया जाता है जो वो अपने एटमॉस्फेयर में देख सके और बच्चा उसके बारे में लिख सके. ठीक है, मतलब जो टीचर अगर लिखवा रही है तो बच्चा उसे समझ सके. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रट रहे, वो उस चीज को समझे. ठीक है, अच्छा इस स्टेज में ना बच्चा ना अगर आप उससे कहोगे ना कि वो खुद किसी टॉपिक के बारे में लिख के दिखाए तो बच्चा इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता. ठीक है, इतना उसमें स्किल्स डेवलप नहीं होती. ठीक है, तो वो ये स्टेज होती है जो हमने डिस्कस कर दी पोस्ट चाइल्डहुड. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडोलसेंस.
ठीक है। एडोलसेंस जो कि किशोर अवस्था होती है, ठीक है। किशोर अवस्था जो कि आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, आप 13 से 17-18 जितने भी टीनेज होते हैं वहां तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंस स्टेज, अब ये देखो एडोलसेंस, तो इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे का ना रैपिड डेवलपमेंट होता है। अच्छा, जो आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो चाइल्डहुड स्टेज में आता है ना, तो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू इन्फेंसी स्टेज थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही वो एडोलसेंस स्टेज में आता है, उसका रैपिड डेवलपमेंट फिर से शुरू हो जाता है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि उसका फिर से तेजी से क्या हो जाता है, वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। एकदम से हाइट गेन करने लग जाता है, एकदम से बॉडी वेट एंड साइज में, शेप एंड साइज में चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से विकास उसका क्या होता है, पीक पे चढ़ा जाता है, ठीक है। फिर एक क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि हम देखते ही हैं, ठीक है। इस स्टेज में ना बच्चा ना, ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा ना अपोजिट सेक्स को लेके ज्यादा ना अट्रैक्ट होने लग जाता है। जैसे गर्ल्स जो होती है वो बॉयज को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और बॉयज जो होते हैं वो गर्ल्स को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और इस स्टेज में ना क्या होता है कि बच्चों में बहुत हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, और इमोशनल ना बच्चा ना इस स्टेज में बहुत इमोशनल इम्बैलेंस भी होता है, ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। इम्बैलेंस होता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, स्टैनली हॉल के बारे में सुना होगा आपने। स्टैनली हॉल जिन्होंने क्या हुआ था, एडोलसेंस के ऊपर बुक भी लिखी थी, और उन्होंने क्या कहा था कि एडोलसेंस जो होती है वो एक स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है, ठीक है। यानी आंधी और तूफान की अवस्था है, ठीक है, या कह लो वो तनाव और तूफान की अवस्था है, तनाव और तूफान की अवस्था है, ठीक है। यानी इस स्टेज में ना बच्चा बहुत स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होता है कि भाई जैसे फ्रेंड्स में तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, कुछ इस टाइप की बच्चे में क्या होती है, वो होती है, फीलिंग्स होती है, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा क्या करने लग जाता है, और इस स्टेज में बच्चा जो होता है ना, वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं और जो पीयर ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी जो हम उम्र के बच्चे होते हैं और जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, यानी उनसे अपनी बातें शेयर करने लग जाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू, मतलब कि अपनी बातें उन लोगों से ज्यादा शेयर करने लग जाता है जो फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, और अपने मम्मी पापा से बातें क्या करने लग जाता है, छुपाने लग जाता है, पेरेंट्स से चीजें क्या करने लग जाता है, हाइड करने लग जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इस स्टेज में जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपने अंदर जो चल रही जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सके, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा क्या करने लग जाता है, हाँ, जो इसलिए बोला जाता है कि पेरेंट्स को ना फ्रेंड्स होना चाहिए इस स्टेज में, मतलब कि एक फ्रेंड जैसे रोल क्या करना चाहिए, ऐसा फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी उसके अंदर चल रही है वो क्या बोल सकते हैं, डिस्कस कर सके, शेयर कर सके अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और इस स्टेज में ना बच्चा ना बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन सोसाइटी में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन सोसाइटी में, ठीक है। या एक्टिव मेंबर होता है, या एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसमें, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी चल रहा होगा ना, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर वो रैली चल रही होगी किसी की, ठीक है, किसी वोट मांगने की रैली चल रही होगी, बच्चा उसमें जाके इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहीं रामलीला हो रही होगी, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने पहुंच जाएगा, ठीक है। कहीं जागरण हो रहा होगा, वहां पे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जहाँ लंगर बट रहा होगा वहां पे भी पहुंच जाएगा, यानी कि वो जो सोसाइटी में जो भी चल रही होती है ना गतिविधियां, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है इस स्टेज में, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में बच्चे की ना मोरालिटी डेवलप होती है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे की मोरालिटी डेवलप होती है, लेकिन कैसे, मोरालिटी कौन डिफाइन करता है, मोरालिटी डिफाइंड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी इस स्टेज में जो मोरालिटी डिफाइन करता है ना, वो
खुद डिफाइन करता है कि भाई क्या बोलते हैं, उस मोरालिटी को खुद को मतलब खुद डिसाइड करता है। अब उसको मोरालिटी वो नहीं डिसाइड, जैसे प्रीवियस स्टेज थी तो मोरालिटी कौन डिफाइन करता था, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बच्चा काम करता था। लेकिन अब यहाँ पे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर काम नहीं करता, अब वो खुद डिसाइड करता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है अकॉर्डिंग टू हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी अब वो मोरालिटी मतलब किस तरीके से डिसाइड करेगा कि भाई मुझे क्या चीज पसंद है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीज सही है क्या चीज गलत है वो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो यानी कि इस स्टेज में अब ना उसका सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सो क्या सोसाइटी सोचती है, अब उसको वो मैटर नहीं करता वो क्या सोचता है, वो किसी चीज के ऊपर उसका परसेप्शन क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका थॉट क्या है, क्या वो चीज सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यानी अब वो खुद सोचता है उस चीज के बारे में। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसका ग्रुप है, एक ग्रुप है उसका, ठीक है, पीयर ग्रुप है, हम उम्र के बच्चों का ग्रुप है, अब उसमें से 5 लड़कों का ग्रुप है। ठीक है, अब 4 लोग बीजेपी के समर्थन में है लेकिन एक जो है वो कांग्रेस के समर्थन में। तो अगर लगेगा ना कि कांग्रेस जो है वो सही कर रही है, तो वो अकेला कांग्रेस के लिए स्टैंड लेगा, चाहे वो 4 लोग बीजेपी के लिए ना खड़े हो। तो इट मींस कि अब उसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कोई गलत है तो अगर उसको लगेगा वो चीज गलत है तो वो स्टैंड लेगा, अगर उसको लगेगा वो सही है तो वो स्टैंड मतलब सही और गलत के लिए खुद लेगा, ना कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि 18+ के बाद बच्चे को वोट देने का अधिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चा परसेप्शन करने लग जाता है, बच्चे के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, बच्चे में खुद की समझ डेवलप हो जाती है सही गलत को लेके। ठीक है, अच्छा इस स्टेज में ना एक और चीज होती है, मोरालिटी डिफाइंड होती है इस स्टेज में है। इस स्टेज में बच्चा फ्रेंड्स और जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। ठीक है, अच्छा अब इस स्टेज में ना बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लॉजिकल थिंकिंग तो बच्चे की पहले भी डेवलप हो जाती है, लेकिन वो चीज इससे पहले वाली जो स्टेज थी उसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर पाता था, लेकिन उन चीजों के बारे में जिसे वो अपने एटमॉस्फेयर में देख सकता था। लेकिन इस स्टेज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग जनरेट होती है उन चीजों के बारे में, अबाउट उन चीजों के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंग, यानी किन चीजों के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग वो होती है यानी अमूर्त वस्तुएं जो कि फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, बच्चा उनके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि थिंकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रेडिक्शन, बच्चा प्रेडिक्शन करने लग जाता है। ठीक है, यानी बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है, तभी तो इस स्टेज में बच्चा नए नए फॉर्मूलाज बनाने लग जाता है। ठीक है, नए नए साइंस के मॉडल्स बनाने लग जाता है, और साइंस म्यूजियम में बच्चे अपने खुद के मॉडल लेके जाते हैं ना, न्यू इन्वेंशन करने लग जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की वो एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, जो प्रीवियस स्टेज थी उसमें बच्चा अपने आप से खुद लिख नहीं पाता था। अब इस स्टेज में आपने देखा होगा जब हम पढ़ के जाते थे इंग्लिश की बुक्स वगैरह, जो चैप्टर्स पढ़ के जाते थे, क्या हम क्वेश्चन आंसर लर्न करके जाते थे? नहीं, हम एक बार बस रीड आउट कर लेते थे पेपर आने से पहले और पेपर देकर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि अब हमें लैंग्वेज प्रोड्यूस किया, हमें वर्ड प्रोड्यूस, यानी कि इस समय हम अपने आप के खुद के वर्ड अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर डाल सकते हैं, वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हमें आ जाती है। ठीक है, और यही वही स्टेज होती है जब हम अपने दोस्त से कहते हैं पेपर में कि यार थोड़ा सा हिंट दे दे, मैं खुद लिख लूंगा, है। तो वो यही स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अपने आप से कुछ ना कुछ लिख सकता है। ठीक है, तो ये स्टेज वो होती है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ना, तो बच्चा पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएगा, उसका छोटा ट्रिक से उसको क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे में वो एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एडोलसेंस स्टेज खत्म।